पाकिस्तान का बहैसियत मजमूई अपना एक मुनफरिद पैराडाइम पैटर्न या मॉडल है जिसे पाक फौज के सरबराह के किरदार को निकाल कर देखा, समझा और बयान नहीं किया जा सकता। हमारे हर फौजी सरबराह ने हमारी तारीख, सियासत, जुग्राफिया, मईशत और मुआशरत पर अहम असरात मुरतब किए हैं और मैं अपने हर फौजी सरबराह को उसी पैराडाइम में स्टडी करता हूँ। मैं अपनी इस तहरीर के आगाज़ में ही वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरे पास तहरीर और तज्ज़िया के दौसलूब मौजूद होते हैं जिनमें से एक आइडियल सिचुएशन है और दूसरी आइडियल। हम लिखने वालों का अलमिया यह है कि हम इनमें से किसी एक के असीर हो जाते हैं। हम ख्वाब देखते हैं तो शायर बन जाते हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब ज़मीनी हक़ाइक़ का ज़हर इंडेलना शुरू करते हैं तो इन ख्वाबों को भूल जाते हैं जिनसे उम्मीद जन्म लेती है, जद्दोजहद का रास्ता निकलता है और ज़िंदगी चलती है। सादुल्लाह शाह ने कहा, ख्वाबों से दलनवज़ हकीकत नहीं है कोई, ये भी ना हो तो दर्द का अरमान भी ना हो। उसी गज़ल का खूबसूरत तरीन शेर भी सुन लीजिए, मुझसा कोई जहान में नादान भी ना हो, करके जो कहता है नुकसान भी ना हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे पास यही अवाम, सियासतदान, अदलिया, फौज और अफसरान हैं और हमें उसी मिट्टी पर एलियां रगड़नी हैं, यहीं से चश्मा निकालना है। मैं बरादरम नसरुल्लाह मुल्क के साथ दुनिया भर के मामलात पर बहस करता खानेवाल पहुंचा था, जहां इरशाद अहमद आरिफ, हबीब अकरम, अजमल जामी, इजाज डॉगर समेत दीगर की मियत मिली। हम सबको जानने वाले जानते हैं कि हम सब मुख्तलिफ अलख्याल हैं। हमने इससे आगे पेरोवाल जाना था, जहां वज़ीर आज़म और सिपह सालार फौजी फाउंडेशन के ज़ेर इह्तिमाम 2,25,000 एकड़ पर मुश्तमिल कारपोरेट फार्मिंग के एक बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे। मैं इससे पहले बरमला कह चुका कि आज मेरे सामने मेरी एक बिल्कुल नई फौज है जो अपने मुल्क के दिफा, तमीर और तरक्की के हवाले से एक बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच रखती है। इसमें बुनियादी तब्दीली इस वक्त आई थी जब 1.5-2 बरस पहले सेक्टर कमांडर्स की सतह पर फैसला हुआ था कि हमारी फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, और फिर इस फैसले को इस तरह निभाया गया कि आज कोई सियासतदान या जज ये नहीं कह सकता कि फलां सियासी और अदालती फैसले के लिए उसी किसी तरफ से कोई फ़ोन मौसूल हुआ हो या किसी ने इसे आकर कोई हिदायत की हो। मैं इस गैरजानिबदारी की अमली गवाहियाँ देखता हूँ कि आज हमारे GHQ, जिन्ना हाउस और शुहदा की यादगारों पर हमले करने वालों को हैरानकुन रिलीफ मिलते हैं। इन हमलों का माहौल बनाने वालों, इनकी मनसूबा बंदी करने वालों और इनके सहूलतकारों को रिहाइयाँ मिलती हैं। हालांकि हमारे अदालती ज़वाबित और रिवायात में ऐसी दफ़ात में बरस हा बरस ज़मानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बरमला कहता हूँ कि ये फ़ौज की गैर जानिबदारी ही थी कि 9 मई के वाक़यात से पहले PTI के जो भी लोग गिरफ्तार होते थे वो वापसी पर बेहुदा इल्ज़ाम लगाते थे, विक्ट्री का निशान बनाते थे और फिर वो मुल्क से फ़रार भी हो जाते थे। जो ये समझता है कि फ़ौज इस वक्त गैर जानिबदार नहीं है, वो 9 मई के वाक़यात की संगीनी और इस पर पाक फ़ौज के मेच्योर रिस्पॉन्स को समझने में नाकाम हो रहा है। मुझे ये कहने में यार नहीं कि अगर पाक फ़ौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में आइन और अखलाकियात पर सख्ती से कारबंद ना होती तो चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार से महरूमी का बदला लेने के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं अपनी कही हुई बात फिर दोहरा देता हूँ कि अगर 12 अक्टूबर 99 की रात मियां नवाज शरीफ असम्बलियत तोड़ने पर रज़ामंद हो जाते तो इस वक्त भी मुल्क एक मार्शल लॉ से बच सकता था। हमें अपनी दोस्तियों, दुश्मनियों से बालातर हो के वाक़यात को इसके दुरुस्त पैराए में देखने और बयान करने की जरत पैदा करनी चाहिए। हम जब खानेवाल पहुंचे तो ये हमारे लिए एक खूबसूरत मौसम था। रास्ते में मोटरवे पर हमें मूसलाधार बारिश भी मिली और फिर पेरोवाल में सूरज भी हमारे साथ बादलों में आंख मिचौली खेलता रहा, मगर हमें बताया गया कि उसी मौसम की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। एक लम्हे के लिए हमने समझा कि हमारा ये सफ़र अपने मकासद में अधूरा रह गया, मगर ऐसा नहीं हुआ और आर्मी चीफ ऐलान के मुताबिक पहुँच गए। मैं सहाफ़ती तजर्बे की बुनियाद पर समझता हूँ कि सियासी और फौजी क़यादत पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के एजेंडे पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हो चुकी है। मैंने बहुत सारी खबरों से देखा, जाना और जाना चाहे कि ये इत्तेहाद किसी इक़्तिदार या लौट मार के लिए नहीं बल्कि वतन की बका, सालिमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। जी हाँ, फौज और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए, मगर वो पेज महज ताकत के वसूल और इक़्तिदार के दवाम का नहीं बल्कि इस पाकिस्तान का होना चाहिए जिसे आर्मी चीफ ने बगैर किसी इब्हाम के कहा कि ये हमारी माँ है, और अगर किसी की माँ दुनिया वालों की नज़र में काली भी हो तो वो इसे काली नहीं कह सकता, और ये कि अगर ये मुल्क है तो हम सब हैं। मैं आर्मी चीफ के अल्फाज, अंदाज और जज्बात पर बाद में बात करूंगा कि इससे पहले अजमाली नौयत के कुछ मौज़ूआत बहुत ज़रूरी हैं। मैं जब पेरोवाल पहुंच रहा था तो मेरे सामने अपने ही लिखे अल्फाज थे कि पाक फ़ौज ने 2 इरादे कर लिए हैं। पहला इरादा यह है कि मुल्क को इक़्तिसादी बुहरान से निकालना है और दूसरा ये कि इसके लिए अमन को बहर सूरत यकीनी बनाना है। मैंने कुछ दिन पहले पाक फ़ौज का अफ़गानिस्तान से हमला और उन पर रद्दअमल देखा तो इसने मुझे यकीन दिलाया कि अब हकीकत में सबसे पहले पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान इस बारे में नहीं सोचता कि कौन इसके बारे क्या सोचता है। मेरे इत्तलाआत के मुताबिक अफ़गानों को 2 टूक बता दिया गया है कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जिफ़ा करोगे जिफ़ा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए 3 फैक्टर्स बहुत अहम हैं, जिनमें से सबसे पहला अमन व अमान का क़याम है।
पाक फौज इससे पहले ऑपरेशन ज़रबज़ब के जरिए इस मुश्किल और नामुमकिन तरीन काम को इतनी कम मुद्दत में पाया तकमील तक पहुंचा चुकी है कि मेरे ख्याल में अंदरूनी शोरिश के शिकार बहुत सारे ममालिक को हमारी फौज के इस अज़्म और अमल से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। यही वो अमन था जिसने सी पैक की राह हमवार की, मोटरवेज बने, बिजली के कारखाने लगे। दूसरा अहम तरीन फैक्टर सियासी इस्तेकाम है। मान लीजिए सियासी इस्तेकाम बरकरार रहता तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार को रिवर्स गियर न लगता। यहाँ अहम तरीन एक ऐसी हुकूमती टीम की होना भी है जो सियासी, माली और ज़ाती मफादात से बालातर हो के मुल्क के लिए काम करे। मैंने पंजाब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिन रात मेहनत करते हुए देखा है। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब कोई आइडियल सूबा बन चुका है, मगर बहरहाल बाकी तमाम सूबों से बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का हामिल है। मैंने ख्वाजा साद रफ़ीक को रेलवे के लिए काम करते हुए करीब से देखा है। इन्होंने गुज़श्ता दौर में दम तोड़ते रेलवे की आमदन को 18 अरब से 50 अरब तक पहुंचाया। और मेरे लिए ये खुशगवार हैरत की बात थी कि शेख रशीद वगैरह के बदतरीन दौर के बाद भी अब इस बरस रेलवे ने फिर ठान ली है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेवेन्यू 62 अरब रुपये हासिल किया है। अब पाकिस्तान एयरलाइंस ने टेक ऑफ शुरू कर दिया है। मैं कायल हूँ कि अगर मेहनत और दियानत के साथ काम किया जाए तो मुझे बर्पा हो सकते हैं और इस वक्त वो तमाम फैक्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं जो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना सकते हैं। मैंने वहाँ जो तकरीर सुनी और महसूस की, मेरे ख्याल में अगर वो मनोन रिलीज़ कर दी जाए तो इनकलाब की अवामी बुनियाद बन जाए। इस पर मेरे कुछ साथियों के चेहरे लटके हुए थे, क्यों, इसे रहने दीजिए। मैं अब जनरल सैयद आसिम मुनीर के इस खिताब के बात करूंगा जिसमें अल्फाज ही नहीं थे बल्कि इन अल्फाज के पीछे भी अज़्म, जोश और जज्बे के कई आतिश फिशन थे।